बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने टेस्ट किया था चैप्टर नंबर 4 + 5 + 6 का। आज हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल को। Continued product of first n natural numbers is called a factorial. Continued product of first n natural numbers is called फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हमारे पास हम इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल, या फिर हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल ही है। अब इसमें अपनी आसानी के लिए आप पहले 10 फैक्टोरियल्स को याद कर लें। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल जो हमारे पास 5040 है, इसी तरह 8, 9 और 10 फैक्टोरियल। आप पहले 10 फैक्टोरियल्स को याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी इसको कैलकुलेट करने में। क्वेश्चन देखें। x फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, देन x इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 5040, बीटा ऑप्शन 5550, चार्ली ऑप्शन 5039 एंड डेल्टा ऑप्शन है 5039 का फैक्टोरियल। अब देखें जी, हमें 7 फैक्टोरियल, अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसको याद कर लें। 7 फैक्टोरियल होता है 5040 के, तो x फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5040। ठीक है, 7 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल था इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। फैक्टोरियल को हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म होगी 5039 और हम यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं 5040। इसको लिखने का मकसद क्या है? ताकि डिनोमिनेटर वाला हम इसको कैंसिल कर सकें। तो x फैक्टोरियल किसके इक्वल आया? 5039 फैक्टोरियल के। तो x की वैल्यू क्या आई? ये हमारे पास आई 5039। x फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 5039 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है जी हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर हमारे पास दो जॉब्स हों, एक हमारे पास हो जॉब ए और एक हमारे पास हो जॉब बी। जॉब ए को करने के हमारे पास m वेज हों, जॉब ए को करने के हमारे पास m वेज हों और जॉब बी को करने के हमारे पास n वेज हों, तो दोनों जॉब्स को इकट्ठा करने के, कैसे इकट्ठा? पहले एक जॉब होगी, जॉब ए परफॉर्म होगी, फिर जॉब बी परफॉर्म होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे? m/n वेज होंगे। हमारे पास टोटल कितने होंगे? m/n वेज होंगे। इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए भी समझते हैं। इफ देयर आर 3 डोर्स, क्वेश्चन देखें। इफ देयर आर 3 doors
to enter in a room and two doors to exit the room then the possible ways that a person can enter and exit the room. Alpha option 5, beta option 6, चार्ली ऑप्शन 3, डेल्टा ऑप्शन 4। जी स्टूडेंट्स, एक रूम है, उस रूम में एंटर होने के 3 दरवाजे हैं और उससे एग्जिट करने के भी 2 दरवाजे हैं। तो कितने वेज हैं कि एक बंदा जो है वो रूम में एंटर करे और फिर एग्जिट कर जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रूम है, ये मेरे पास है डोर 1, डोर 2, डोर 3। इसको मैं कह लेता हूँ एग्जिट 1 और इसको मैं कह लेता हूँ एग्जिट 2। मेरे पास 3 दरवाजे एंटर होने के लिए हैं और 2 दरवाजे एग्जिट करने के लिए हैं। तो कितने वेज हैं कि एक बंदा जो है वो एंटर हो और फिर एग्जिट कर जाए। तो देखें, पहला वे वो डोर 1 से एंटर करे और एग्जिट 1 से बाहर निकल जाए। दूसरा वे डोर 1 से एंटर करे और एग्जिट 2 से बाहर निकल जाए। इसी तरह से डोर 2 से एंटर करे और एग्जिट 1 से बाहर चला जाए। थर्ड वे डोर 2 से एंटर होके एग्जिट 2 से बाहर चला जाए। फोर्थ वे इसी तरह से डोर 3 से एंटर होके एग्जिट 1 से बाहर चला जाए। फिफ्थ वे एंड डोर 3 से एंटर होके एग्जिट 2 से बाहर चला जाए। सिक्स्थ वे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6 हैं। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है जी परमुटेशन। परमुटेशन को हम ऑर्डरिंग अरेंजमेंट्स भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन पी आर से, डेट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आर जो हैं वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने हमने एन में से सिलेक्टेड करने हैं। और ये बात ज़हन में रखनी है कि एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। एन जो है वो हमेशा आर के इक्वल होगा या फिर आर से ग्रेटर होगा, या हम कह सकते हैं कि आर इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एन। एक ही बात है। लेट्स सपोज जी हमें फाइंड करना है 7p3। तो हम क्या करेंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है 7 से छोटे नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि 10p2 हम क्या करेंगे? 10 को 2 दफ़ा ओपन कर देंगे, यानी कि 10 से छोटे वाले नंबर पे जाएंगे। 9 2 नंबर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। इसी तरह से 8p4 अब क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आपका आंसर आए आप उसको लिखते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन देखें, हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। हाउ मैनी signals can be made by 4 flags of different colors
कलर्स। अब इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। पहला है यूजिंग ऑल फ्लैग्स एट अ टाइम। नंबर 2, using any number of flag at a time. Number 3, using at least 2 flags at a time. And number 4, using at most 3 flags at a टाइम। ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं इसी क्वेश्चन के रिलेटेड। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड या कैन बी मेड बाय 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग ऑल फ्लैग्स एट अ टाइम। सारे के सारे यूज़ करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि 4p4, इसको हम क्या कहेंगे, 4 का फैक्टोरियल कहेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 24 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, चारों के चारों यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग मतलब क्या है कि हम एक फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं, हम 2 फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं, हम 3 फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं और हम चारों के चारों फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक फ्लैग यूज़ कर रहे हैं तो आंसर आएगा 4 + 4 × 2 8 प्लस 4 × 3 ये हो जाएगा 12, 4 × 3 × 2 24 प्लस 24 एंड दैट इज इक्वल्स टू 64 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। यूजिंग एटलीस्ट कम से कम 2, कम से कम पे कंडीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टोटल हैं ही 4, तो 4 भी हो सकते हैं। तो इसमें से 4 निकल जाएगा, बाकी ये 60 आंसर आ जाएगा। एट मोस्ट 3 फ्लैग्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा पे कंडीशन है, कम से कम पे नहीं है। तो कम से कम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकते हैं, फिर 3 हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 + 12 + 24, सो आंसर इज 40। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। How many words can be made by how many words can be made by plain PLANE plain, alpha option 5, beta option 120, चार्ली ऑप्शन 119 एंड डेल्टा ऑप्शन है 720। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय प्लेन, PLANE, प्लेन 5 हैं तो 5p5, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल हमारे पास 120 के इक्वल होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स how many 3-digit numbers can be formed by 1 2 3 4 5 when no digit is repeated।
अल्फा ऑप्शन 10, बीटा ऑप्शन 30, चार्ली ऑप्शन 60 एंड डेल्टा ऑप्शन है 20। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 नंबर्स हैं, तो 5p3 इसको हम लिखेंगे 5p3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 23 ज़ा 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हम इसको कर सकते हैं। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो उसकी 3 प्लेसेस होंगी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, ऐसा ही है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, तो 3 प्लेसेस होंगी। अब पहली प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, मैं इसको किससे सॉल्व कर रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। एक्चुअली वो भी वही चीज़ है, पहली प्लेस पे इन पांचों में से 5 कोई से नंबर आ सकते हैं, वो 5 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, एक तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 4, और उससे नेक्स्ट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं 3, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा आंसर क्या बनेगा, वही बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन हमारे पास क्या आएगा 60 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी 4 डिजिट numbers can be formed alpha option 9999, बीटा ऑप्शन है 9000, चार्ली ऑप्शन है 8999 एंड डेल्टा ऑप्शन है 800। जी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, अब उसने कुछ नहीं बताया कि किन नंबर्स के साथ हमने उनको फॉर्म करना है, वो रिपीटेड होंगे कि रिपीटेड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उसने बताया है कि व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, यहाँ पे उसने क्लियर बताया है कि व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं दिया गया तो हमारे पास जो काउंटिंग होती है स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास नंबर्स होते हैं। और जब कुछ नहीं बताया कि उसने रिपीट करना है या नहीं करना, तो ये बात याद रखें कि स्टैंडर्ड केस जो है वो क्या है, विद रेपिटिशन। स्टैंडर्ड केस जो है वो क्या है, विद रेपिटिशन है, रिपीट होंगे। अब बनेगा कैसे, हमारे पास 4 डिजिट नंबर हमने बनाना है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहा हूँ। ये कितने नंबर हैं जी, 10 नंबर्स हैं। पहली प्लेस पे, ये जो हमारे पास पहली प्लेस है, इस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब है 0 के अलावा बाकी हर नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो 9 ऑप्शंस हैं, मैं अगेन बात कर रहा हूँ, 9 क्या हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे आने की। अब क्योंकि विद रेपिटेशन है, रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 रखा और फिर मैं दोबारा से 2 नहीं ले सकता। विद रेपिटेशन का मतलब यही है कि 2 हो सकता है। स्टैंडर्ड केस हमारा क्या है, एक नंबर ऐसा भी हो सकता है 2 2 2 2, सारे के सारे 2 हों, इसको हम क्या कहते हैं, विद रेपिटेशन कहते हैं। तो सेकंड प्लेस पे अब यहाँ पे तो 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस हैं, क्योंकि विद रेपिटेशन है। नेक्स्ट कितनी ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस हैं, और नेक्स्ट कितनी ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा 9000 आएगा। इसको आप 4 डिजिट नंबर कर लें, इसको आप 5 डिजिट नंबर कर लें, इसको आप 3 डिजिट नंबर कर लें, आप हर तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many 3 digits even numbers can be formed by
1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, विद रेपिटेशन भी और विदाउट रेपिटेशन भी। पहले हम करते हैं इसको विद रेपिटेशन। विद रेपिटेशन हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। मैं 3 प्लेसेस बना रहा हूँ यहाँ पे। इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर में हमारे पास यूनिट प्लेस पे या तो 2 आना चाहिए जो गिवन नंबर्स हैं, या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। गिवन नंबर जो हैं हमारे पास वो यही हैं। इसके अलावा 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो भी हमारे पास इवन नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 हैं, इनमें से 2 इवन हैं, 2 और 4। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन की। हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो 2 भी हमारे पास ऑप्शन है और वो 4 भी हमारे पास ऑप्शन है। क्योंकि विद रेपिटेशन है तो ये रिपीट हो सकते हैं। तो पहली प्लेस पे कितनी ऑप्शन है? 5। दूसरी प्लेस पे कितनी ऑप्शन है? 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा विद रेपिटेशन हमारे पास 50 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो कि क्या होंगे? इवन होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे विदाउट रेपिटेशन की, अब हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। नंबर को रिपीट ना करने का मतलब क्या? अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है तो 2 यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकता। तो क्या होगा जी? अगेन यहाँ पे भी हमारे पास 3 प्लेसेस ही होंगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था? ऑप्शंस की बात की थी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। यहाँ पे हमें उन दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। अब मैंने 2 को फिक्स कर दिया, मैं 2 को नहीं छेड़ सकता। 2 इसमें से कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? 1 3 4 5। पहली प्लेस पे कितनी ऑप्शंस हैं? 4। उनमें से कोई एक नंबर यूज हो जाएगा तो दूसरी प्लेस पे कितनी ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। तो ये कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। लेकिन क्या सिर्फ हम 2 को फिक्स करके इवन नंबर ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। हम 4 को फिक्स करके भी इवन नंबर ले सकते हैं। जो फिक्स हो गया उसे दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता। अब यहाँ पे 4 फिक्स हुआ है तो बाकी कितने नंबर बचे? 4। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो दोनों को ऐड करेंगे तो विदाउट रेपिटेशन कितने 3 डिजिट नंबर जो कि इवन होंगे पॉसिबल हैं? 24। और विद रेपिटेशन कितने पॉसिबल हैं? 50। क्लियर है? आइए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many 5 digits multiple of 5 can be formed by 0 1 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से करेंगे, विद रेपिटेशन से भी और विदाउट रेपिटेशन से भी। पहले हम इसको विद रेपिटेशन सॉल्व करते हैं। विद रेपिटेशन हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेसेस होंगी और उसने क्या किया? मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए क्या हो सकता है कि उसके जो यूनिट पार्ट है वहाँ पे 5 हो या फिर 0 हो। जो गिवन ऑप्शन है 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शंस की। हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शन है। हम यूनिट प्लेस पे रख सकते हैं, या तो हम 5 रख सकते हैं या तो हम 0 रख सकते हैं। अब पहली प्लेस पे कितनी ऑप्शन है? क्या 0 हो सकता है? अगर 0 पहली प्लेस पे आएगा तो क्या वो 5 डिजिट नंबर होगा? नहीं होगा। इसलिए पहली प्लेस पे हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। विद रेपिटेशन है तो दूसरी प्लेस पे हमारे पास 5 ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी 5 हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बना? ये बन गया 2160। हमारे पास टोटल ऑप्शन हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विदाउट रेपिटेशन, जब हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते विदाउट रेपिटेशन। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड केस क्या है, वो हमारे पास विद रेपिटेशन है। विदाउट रेपिटेशन हमने तभी करना है जब हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा। विदाउट रेपिटेशन में हमें क्या करना पड़ता है? हमें यूनिट प्लेस पे जो हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उसको फिक्स करना पड़ेगा। पहले हम इसमें 0 को फिक्स कर देते हैं। 0 को फिक्स किया तो इसका मतलब है
यहाँ से 0 ख़त्म हो गया, बाकी कितने नंबर बचे 5। यहाँ पे 5 ऑप्शन हो सकती हैं, यहाँ पे 4 हो सकती हैं, यहाँ पे 3 हो सकती हैं, यहाँ पे 2 हो सकती हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो हम फिक्स कर चुके हैं, डेट इज़ 120। इसी तरह से अब हमें फिक्स करना पड़ेगा 5 को। ये हमारे पास 5 प्लेसेस बन गई। अब मैं किसको फिक्स कर रहा हूँ, 5 को फिक्स कर रहा हूँ। तो पहली प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं, 5 तो फिक्स हो गया, बाकी कितने बचे 0 1 2 3 4। तो पहली प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं, 5 नहीं हैं, क्योंकि 0 अगर पहली प्लेस पे आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर बनेगा, 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो पहली प्लेस पे हम 4 ऑप्शंस ऐसी हैं जिनको हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में अब अगेन 0 शामिल हो चुका है, इन चारों में से कोई एक आ गया, लेकिन अगेन 0 शामिल हो गया, तो अगेन कितनी ऑप्शंस हैं, 4, फिर 3, फिर 2। तो ये हो जाएगा जी 4 3 12 एंड 2 8 96 हो जाएगा, और टोटल हो जाएंगे 216 216 हमारे पास नंबर बनेंगे विदाउट रेपिटेशन, और विद रेपिटेशन कितने बनेंगे 2160। नेक्स्ट है जी, हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट्स टूगेदर का। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें टुगेदर करने हैं जी। फर्ज करें m ऑब्जेक्ट्स को हमने टुगेदर रखना है, तो हमारे पास क्वेश्चन भी है, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम इसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर, क्वेश्चन, हाउ मैनी 5 डिजिट्स numbers can be formed by 1 2 4 6 8 without repeating। अब यहाँ पे उसने खुद मेंशन किया है without repeating। Number 1, if 2 and 8 are together। अब ये हमारे पास पहला केस है, जब 2 और 8 क्या हैं, टुगेदर हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस m, n टोटल नंबर ऑफ जो हमें दिए गए हैं, n हमारे पास क्या है टोटल नंबर, m क्या है जिनको हमने इकट्ठा रखना है, m वो है +1 होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल। m क्या है जिनको हमने इकट्ठा रखना है। अब यहाँ पे टोटल नंबर क्या है 5, तो ये आ जाएगा जी 5 माइनस 2, m हमारे पास 2 है, 2 नंबर ऐसे हैं जिनको हमने इकट्ठा रखना है, 5 माइनस 2 +1 होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 +1 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, 2 फैक्टोरियल होता है 1, तो आंसर क्या आएगा 48 आ जाएगा। एंड सेकंड इसका क्वेश्चन का पार्ट है, इफ़ 2 and 8 आर नॉट टूगेदर, इफ़ 2 and 8 आर नॉट टुगेदर। अब क्या करेंगे, हम इसको टोटल के फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे। कैसे, टोटल कितने बनेंगे n फैक्टोरियल बनेंगे, तो इस सारे को टोटल के फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे, n फैक्टोरियल माइनस हमारे पास फार्मूला बनेगा n माइनस m +1 होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m फैक्टोरियल और ब्रैकेट बंद, टोटल n के फैक्टोरियल में से हम इसको माइनस कर देंगे। अब जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल माइनस इसका आंसर क्या आ रहा था 48 आ रहा था, तो 120 माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 72 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर एंड नॉट टुगेदर का। नेक्स्ट है जी परमुटेशन नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, जिसमें सारी की सारी डिफरेंट नहीं होती। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों n,
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं व्हेन ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो डेट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। p जो है ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट हो रहे हैं, r वो नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं, q वो नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं। तो n फैक्टोरियल, n कैपिटल N जो है ये क्या है, टोटल नंबर जो हमें दिए गए हैं वो हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक का बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय द लेटर्स ऑफ पाकपतन। पाक PATTAN, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p 2 दफ़ा हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, फिर a 3 दफ़ा आ रहा है 3 फैक्टोरियल, t 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, बाकी रिपीट नहीं हो रहे तो उनका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिपीट हो रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह बाकी नंबर्स हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन के दो तरह के क्वेश्चन हैं, मैं दोनों लिख रहा हूँ, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखें, इफ 12 persons were invited to a party in how many ways can they and the host be seated at a circular table, alpha option 12 factorial ways, beta option 11 factorial ways, charlie option 13 factorial ways and delta option है 10 factorial ways। एंड इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, in how many different ways can a garland of 7 flowers be made? Alpha option 15 ways, 720 ways, 360 ways एंड डेल्टा ऑप्शन है 120 वेज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, इफ 12 पर्सन वर इन्वाइटेड टू अ पार्टी इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट। अब 12 वो थे, होस्ट मिलके कितने हो गए 13। ये हमारे पास वो केस है व्हेन हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं होती। जैसा कि अगर हम टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं तो हमें ज़मीन के नीचे से देखना पॉसिबल नहीं है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। हम किसी एक को फिक्स कर लेते हैं और बाकियों को हम वो उसमें वेज बना के काउंट कर लेते हैं। तो n-1 का फैक्टोरियल, तो टोटल कितने हैं 13 हैं, क्योंकि 12 पर्सन हैं और एक होस्ट है, तो टोटल कितने हुए 13 हो गए। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमारे पास वो वेज हैं, हमारे पास कीज़ हम की चेन में डालते हैं, जो मेरी तरफ से होगा अरेंजमेंट वो आपकी तरफ से भी होगा। इसका मतलब है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा। कोई हार है, मोतियों की माला है, वो सारे के सारे वही होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे कितने हैं जी 7, हाउ मैनी हैं, तो 7 फ्लावर्स हैं। 7-1 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 360 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्बिनेशन।
परमुटेशन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डरिंग अरेंजमेंट होती है, तो कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन। इस बात को हम कैसे समझेंगे? कम्बिनेशन और परमुटेशन, फर्ज करें जी हमारे पास 12 या 15 खिलाड़ी हैं, हमने एक क्रिकेट टीम बनानी है, हमारे पास 15 खिलाड़ी हैं, हमने उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 11 सेलेक्ट करने हैं। तो वो क्या है? कम्बिनेशन है, हमने उसकी सिलेक्शन करनी है। अब 11 खिलाड़ी हमारे पास सिलेक्ट हो गए, अब सबसे पहले कौन खेलेगा, उसके बाद कौन जाएगा? 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन। तो ये क्या है? अरेंजमेंट है, तो डेट इज कॉल्ड परमुटेशन। सिलेक्शन के बाद हम उसको क्या करेंगे? परमुटेशन में लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? NCR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर डेट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, वेयर r इज लेस देन इक्वल्स टू n। r या तो इक्वल होगा या फिर n से छोटा होगा। ये भी सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा था 7p3, तो वो था 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब यहाँ पे क्या है? 7c3 है, इसको भी हम वैसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, सिर्फ छोटा सा चेंज करेंगे, नीचे 3 का फैक्टोरियल भी लिखेंगे, नीचे इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। इसी तरह से 10c2, पहले हमने क्या किया था? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 किया था, अब हम इसको 2 फैक्टोरियल से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इससे हम डिवाइड भी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 45 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन। कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन क्या है जी? कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन, ये हमारे पास होता है जी NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 15 खिलाड़ी हैं, 15 में से हमने 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये इक्वल होगा 15C4 के। इसका मतलब है हमने 4 खिलाड़ियों को छोड़ भी दिया है। अगर हमने 11 सेलेक्ट किए हैं तो 4 हमने छोड़ भी दिए हैं। इसी तरह से हमारे पास बुक पे कुछ रिजल्ट्स हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब इसको याद रखना बड़ा आसान है, ऊपर सेम है, ऊपर n है, नीचे एक r है, एक r माइनस 1 है, तो ऊपर वाले में आप एक प्लस कर दें n1 प्लस c, नीचे में जो ग्रेटर है वो लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखें n प्लस 1 c r प्लस 1 प्लस n प्लस 1 c r, ऊपर वाले में क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो ग्रेटर वाला है वो आएगा r प्लस 1। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो सेम होना चाहिए और उसमें हम 1 प्लस करेंगे, और जो r है इसमें हमारे पास 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे r प्लस 2 और r ले लो, 2 का डिफरेंस नहीं लेना आपने। जैसा कि क्वेश्चन है जी 17C13 प्लस 17C12, तो आंसर क्या आएगा? 18C13 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है 11C7 प्लस 11C5 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन, 12C7 बीटा ऑप्शन, 12C5 चार्ली ऑप्शन, बोथ A एंड B एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो R है इसमें 2 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B। क्यों? अभी तो मैंने आपको बताया था कि R में जो है वो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। तो ये स्पेशल केस है, इसको मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन 11C7 प्लस 11C6 5 है। यहाँ पे अगर मैं 5 करूँ तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अब देखें R का 1 का डिफरेंस हो गया, तो 12C7 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से 11C7 को मैं लिख सकता हूँ 11C4 विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन प्लस 11C5, तो इसका आंसर क्या आएगा?
5 आ जाएगा, तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में अगर हमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड करने हों, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स दैट इज इक्वल्स टू NC2, उसका फॉर्मूला होगा। अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हों, डायगोनल्स दैट इज इक्वल्स टू NC2 माइनस n, उसका फॉर्मूला होगा। और अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करनी हो, ट्रायंगल्स, तो उसका फॉर्मूला होगा NC3। क्वेश्चन देखें जी, हाउ मैनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी committees can be formed containing two boys and 3 girls out of 4 boys and 5 girls। अल्फा ऑप्शन 20, बीटा ऑप्शन 40, चार्ली ऑप्शन 60 एंड डेल्टा ऑप्शन है 75। 4 बॉयज़ में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 2, और 5 गर्ल्स में से हमें कितनी सेलेक्ट करनी है? 3। तो ये हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3। 4 में से हमें 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और 5 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चार्ली 60 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थे हमारे पास परमुटेशन और कम्बिनेशन। अब हम मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट के अक्कर होने के जो चांसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें बाहर मौसम ख़राब है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। इसी तरह हमने एक कॉइन को टॉस किया है, उछाला एक सिक्का हमने, उस पर 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वो क्या है उसकी आने की, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हम उसको चेक करते हैं। इसी तरह से अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, लूडो का एक दाना हम रोल करते हैं, तो उस पर क्या आंसर आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। क्लियर है? जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जैसा कि हमने एक लूडो का दाना रोल किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज सबकी है। तो जो टोटल हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। और उनमें से जो हमारा रिक्वायर्ड है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, आप कहेंगे कि 6 में से एक पॉसिबिलिटी है कि 3 आए, तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। वो जो 3 है आना, 3 का आना जो है वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। फ़र्ज़ करें जी मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 6, या हम सिंपल कह सकते हैं कि हेड और टेल, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो हेड है वो एक ही है, इसी तरह टेल जो है वो भी एक ही है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हेड का आना और टेल का आना। इसी तरह म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जैसा कि डाई के केस में हम ले लेते हैं कि एक इवन नंबर आ जाए और एक प्राइम नंबर आ जाए। तो इवन नंबर और प्राइम नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर में भी आ रहा है और प्राइम नंबर में भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे ये इवेंट्स जो हैं ये क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसी तरह से इक्वली लाइकली इवेंट्स, किसी भी इवेंट के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो सेम हो, जैसा कि हेड और टेल, एक सिक्का हमने उछाला, सैंपल स्पेस है, हेड या टेल 2 है हमारे पास। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो दोनों सेम है प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या कहेंगे? ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं हमारे पास।
probability of any event is equals to number of event divided by नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ये हम FSC है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मैं जो आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ये सारी FSC है। और हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। 1 का मतलब क्या होता है कि सर्टेन इवेंट है, ये लाजमी अकर होगा, और 0 का मतलब है कि ये इवेंट अकर नहीं होगा, हम इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे एंटी टेस्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम इनको बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। What is the probability of an odd prime number from first 10 primes? Alpha option 7/10, beta option 1, Charlie option 9/10 and delta option है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times. What is the probability that at least one head appears? Alpha option 4/5, beta option 31/32, Charlie option 31/36, delta option 7/16। Next question, a coin is tossed 4 times. What is the probability that only tail appears? Alpha option 5/10, beta option 3/16, Charlie option 1/16 and delta option 1/8। Question number 1, what is the probability of an odd prime numbers from 1-10 primes? अब देखें जी, फर्स्ट 10 प्राइम्स कौन से होते हैं जी? 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सोन 10 जो भी होंगे। सिर्फ हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है, वो क्या है? 2 है। तो पहले 10 में से 9 ऐसे होंगे जो कि ऑड प्राइम्स होंगे और जस्ट एक 2 है जो कि इवन प्राइम होगा। तो 10 में से 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑड प्राइम होने की, तो 9/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स? 5 टाइम्स है तो 2⁵ 32 हो जाएगा। कम से कम एक हेड, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई हेड नहीं होगा, वो है पांचों की पांचों टेल्स। मतलब 31 हमारे पास ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें कम से कम एक हेड होगा। कितने में से? 32 में से। तो 31/32, क्योंकि 2⁵ हमने कहा है हमारे पास 5 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ है। इसी तरह नीचे 4 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली टेल, सिर्फ और सिर्फ टेल अपीयर हो? वो क्या है हमारे पास? एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें चारों की चारों टेल्स हों, वरना हेड भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये एटलीस्ट वाला केस बड़ा
इंटरेस्टिंग सा केस है। एटलीस्ट 2 हेड, तो हमारे पास क्या होगा जी, कितने टाइम हुआ है, 5 टाइम हुआ है तो 5 से 2 कर देंगे। एटलीस्ट 3 टाइम, एटलीस्ट 3 हेड अपीयर्स, एटलीस्ट 3 टेल्स अपीयर्स, एटलीस्ट 2 टेल्स अपीयर। तो क्या करेंगे, जितने टाइम टॉस हुआ है 5C 4C 3C, जितने टाइम भी हुआ है, जितनी हमें रिक्वायर्ड हैं, अगर 2 टेल्स हैं, एटलीस्ट 2 है तो 2 कर देंगे, एटलीस्ट 3 है तो 3 कर देंगे, एटलीस्ट 4 है तो 4 कर देंगे। इसी तरह से ये चलता रहेगा। क्लियर है। अब सिर्फ ओनली वाला केस क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेल, वो भी हमारे पास एक ही केस है। सिर्फ और सिर्फ हेड जो है वो भी हमारे पास एक ही केस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इसमें हमारे पास 2 केस होते हैं, व्हेन A and B are disjoint and when A and B are overlapping, and तीसरा केस होता है व्हेन B is a subset of A। तो सबसे पहला केस मैं लिख रहा हूं व्हेन A and B are disjoint, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये वही है जो हम सेट में पढ़ के आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहाँ पे कंडीशन साथ क्या है, A and B are disjoint, A and B are disjoint। नेक्स्ट है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर कुछ भी कॉमन है, ये भी वही चीज़ है। इसमें हमारे पास केस क्या होता है, व्हेन A and B are ओवरलैपिंग, या फिर और B इज अ सबसेट ऑफ A। दोनों केस में हम इसी को फॉलो करेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उससे हमें मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन देखें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ए dice is thrown twice। जब हम 2 दफ़ा डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आती है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आती है। टोटल 36 हमारे पास ऑर्डर पेयर आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the sum of dots is 3 or 11? Alpha option 1/9, beta option 1/6, Charlie option 1/4 and delta option है 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a chord is drawn from a pack of 52 playing card, from a pack of 52 cards. What is the probability that it is jack or a spade? Alpha option 17/52, beta option 4/13, Charlie option 1/26 and delta option 17/26। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, डाइस थ्रोन ट्वाइस। तो हमारे पास सम उसने पूछा है, सम के हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या है जी, सम हमारे पास क्या हो सकता है, सम इज़ 2। तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस है, एक ही ऑर्डर पेयर ऐसा है 1 1 जिसमें हमारे पास सम 2 आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 2 की
पूरा नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, जस्ट लिख रहा हूँ 1/36 में से एक ही ऐसा है जिसमें हमारे पास आता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 3, वो हमारे पास क्या होता है 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 4, 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 5, 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 6, 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 7, 6/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 8, ये हमारे पास अगेन 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 9, 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 10, 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 11, 2/36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 12, 1/36। जब हम 36 के 36 ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो हमारे पास इसको देखना बड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जिसको फोकस करना है वो क्या है, सम इज़ 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 7, ये मैक्सिमम होता है 6/36। इससे पीछे भी कम होते जाते हैं और इसके बाद भी कम होते जाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 और का मतलब हमने इसको ऐड करना है, 11 है, 2/36, 2/36 ऐड करेंगे तो 4/36। तो आंसर क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 36, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला केस है व्हेन A and B are disjoint। सेकंड देखें, a card is drawn from a pack of 52 playing card, what is the probability that it is a jack or a spade। अब हमारे पास 4 होते हैं, हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी, क्लब, हार्ट, स्पेड एंड हमारे पास एक और होता है डायमंड। दोबारा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ जैक और अ स्पेड। तो हमारे पास 4 होते हैं, कौन कौन से, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एस होता है, 4 किंग होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, 4 जैक होते हैं, 4 10 होते हैं, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2, ये हमारे पास कार्ड्स होते हैं। उसने क्या कहा है, एक जैक का है, जैक कितने होते हैं 4, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो ये क्या आएगा 4/52, 4 जैक होते हैं, 4 जैक में से क्लब का, डायमंड का, हार्ट का और स्पेड का। इसी तरह से और आ स्पेड, स्पेड कितनी होते हैं 13 होते हैं हमारे पास, स्पेड कितने होते हैं 13। अब एक जैक ऐसा है जो कि स्पेड का भी है, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, कॉमन आ रहा है, वो इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 + 4 16 माइनस 17 माइनस 1 16/52, तो 16/52, 4 4 जा 16, 4 13 जा 52, 4/13 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। अब हमारा रह क्या गया इस चैप्टर में, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, वो हमारी रह गई हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 8 को भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने चैप्टर नंबर 8 को गो थ्रू करके आना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।